जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, सभी का स्वागत है राजस्थान जीके में। राजस्थान जीके के इतिहास में अपना जो टॉपिक चल रहा है वो राजस्थान के प्रमुख एकीकरण या राजस्थान का एकीकरण कह सकते हैं हम। और राजस्थान के एकीकरण में हम 3 चरण पढ़ चुके थे। अब राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण स्टार्ट करने जा रहे हैं और मुझे आशा है राजस्थान के एकीकरण के तीनों चरण आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने डिटेल में सारी चीज़ें आपकी क्लियर की है, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट जो चरण पढ़ने जा रहे हैं वो है राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण। इसको वृहत राजस्थान, कुछ बुक्स में वृहद तय की जगह द लिख रखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो वृहत या वृहद राजस्थान आ जाए, ठीक है। इसकी स्थापना, इस चरण जो बना था वो 30 मार्च 1949 को बना था। कौन कौन सी रियासतें मिली, क्या क्या घटनाक्रम था, वो चीज़ मैं आपको एक साथ अभी क्लियर करने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं चीज़ें लिख रहा हूँ, उसके बाद आपको सारे डाउट क्लियर करवाऊंगा। यानी कि इनके पीछे चरण बना था, उसके पीछे कौन सा घटनाक्रम हुआ था, कौन सा घटनाक्रम हुआ था, ये चीज आपको ध्यान देना है। देखो, एकीकरण के चौथे चरण में 4 रियासतें मिली थी। देखो 4 रियासतें हमने, देखो ध्यान देना, पहले चरण में 4 रियासतें मिली थी, दूसरे चरण में 9 रियासतें मिली थी। 4 रियासतें 9 रियासतें कितनी होगी, 13 रियासतें। और चौथे चरण में कितनी मिली, तीसरे चरण में कितनी मिली थी, 1 रियासत। कौन सी, मेवाड़। तो यानी कि 14 रियासतें 3 चरण तक ऑलरेडी मिल चुकी थी। अब अपने पास कितनी रियासतें बची, केवल 5, क्योंकि एकीकरण के समय 19 देशी रियासतें थी तो 5 बची। अब 5 में से 4 हम चौथे चरण में मिला रहे हैं। चारों रियासतें मैंने लिखी हुई है, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर। ये 4 बड़ी बड़ी रियासतें बची है आपके, ठीक है। अब इन चारों को मिलाना है तो 4 रियासतें मिली थी। ध्यान से समझना ये केस, क्या इनका घटनाक्रम रहा था, मैं हिस्ट्री अभी समझाऊंगा। तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये 4 रियासतें मिली थी। अब एक चीज ध्यान देना, हम जब मैंने पढ़ाने से पहले 19 देशी रियासतों का जिक्र किया था और साथ में 3 ठिकानों का जिक्र किया था। तो 3 ठिकानों में से हमने पहले चरण में जब अलवर मिला था तो नीमराना ठिकाना उसके साथ मिला दिया, आपको पता होगा। जब दूसरा चरण मिला तो दूसरे चरण में बांसवाड़ा का कुशलगढ़ ठिकाना दूसरे चरण में मिला दिया। तीसरे चरण में केवल मेवाड़ रियासत थी, उसका कोई ठिकाना पेंडिंग नहीं था। अब चौथे चरण में अपने पास एक ठिकाना और बच गया है, तो जयपुर रियासत के साथ में कौन सा ठिकाना चला जाएगा, ठिकाना लावा। कौन सा ठिकाना, ठिकाना लावा चला जाएगा। और मैंने पढ़ाने से पहले आपको एक चीज और बताई थी, पढ़ाने से पहले मैंने आपको एक चीज और बताई थी। वो चीज क्या थी कि लावा जगह आज की तारीख में टोंक जिले में है, लेकिन पहले किस रियासत में था, तो जयपुर रियासत में। ये भी आपको चीज क्लियर करनी पड़ेगी, ओके। अब राजधानी के प्रश्न पर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, लोग नाराज भी हुए थे, उसको मैं समझाऊंगा अभी। तो अपन पहले तो राजधानी क्लियर कर लेते हैं कि राजधानी, परमानेंट राजधानी बनी थी जयपुर। प्रधानमंत्री बनाए गए थे हीरालाल शास्त्री को बनाया गया, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख बनाया गया था, देखो हीरालाल शास्त्री का संबंध कहां से था, तो ये आपको ध्यान देना है। हीरालाल शास्त्री जयपुर के थे, जोबनेर जयपुर के थे। तो ये हीरालाल शास्त्री, मान सिंह द्वितीय, ठीक है। ये मान सिंह द्वितीय कौन थे, तो कछवाहा शासक थे। कछवाहा शासक कहां के थे, जयपुर के। इनको बनाया गया था राज प्रमुख। उसके पीछे आगे एक और मैटर होगा, उसको भी मैं अभी अलग से समझाऊंगा। उपराज प्रमुख की बात करें तो इसको थोड़ा सा अपन
नए सिरे से लिखेंगे, थोड़ा ध्यान देना। राज प्रमुख के बाद एक नया पद सृजित किया गया था, वो पद सृजित किया गया था महाराज प्रमुख का। महाराज प्रमुख क्यों बनाया गया, क्या इतिहास था, वो सब मैं अभी इसी क्लास में आपको क्लियर करूंगा। एक बार आप ये समझ लें। और मैंने कहा था कि एकीकरण को शॉर्ट ट्रिक से ज्यादा नहीं पढ़ें, कंफ्यूजन बहुत होता है, अच्छे से समझें। और सारी हिस्ट्री में समझाऊंगा, अभी तो केवल लिख रहा हूं, समझाने वाला मैटर अब है आपके। ठीक है, महाराज प्रमुख का जो पद नया बनाया गया था, इस महाराज प्रमुख के पद में कौन आए, तो महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह महाराज प्रमुख बने थे। और इनका संबंध कहां से था, मेवाड़ से। ये कहां के थे, मेवाड़ यानी उदयपुर के थे। ठीक है, अब आगे हम बात करें उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख, देखो उपराज प्रमुख में क्या हुआ कि यहां पर बहुत ज्यादा रियासतें मिल गई, तो सबको नाराज नहीं कर सकते, तो उपराज प्रमुख को दो भागों में बांट दिया। ठीक है, उपराज प्रमुख को कितने भागों में बांटा, दो भागों में। एक आपके वरिष्ठ उपराज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख पद बन गया, और एक बन गया आपके कनिष्ठ। ठीक है, तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख और एक बन गया कनिष्ठ उपराज प्रमुख। अब इसमें वरिष्ठ की यदि हम बात करें, ध्यान से समझना, वरिष्ठ में दो बनाए गए थे। नंबर एक महाराजा हनुमंत सिंह, और नंबर दो जो बने थे महाराव भीम सिंह, महाराव भीम सिंह सेकंड। तो हनुमंत सिंह तो थे जोधपुर के, हनुमंत सिंह कहां के थे, जोधपुर के थे, जोधपुर। ठीक है, और महाराव भीम सिंह थे कोटा के। ये तो हो गए आपके वरिष्ठ उपराज प्रमुख। और कनिष्ठ की यदि हम बात करें, कनिष्ठ की, तो कनिष्ठ उपराज प्रमुख में हम बात करें तो लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, और बहादुर सिंह को बनाया गया था। बहादुर सिंह कहां के थे, बूंदी। इनको बनाया गया था, कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था। इस क्लास को आप सारी पूरी देखें, इसमें मैं बहुत अच्छी अच्छी घटनाक्रम बताने जा रहा हूं, जो किताबों में बहुत कम मिलती है। और ये घटनाक्रम क्या है आगे मैं बात करने वाला हूं। तो यहां तक क्लियर हो गया, उपराज प्रमुख की बात कंप्लीट हो गई। अब आगे यदि हम बात करें, इसके लिए दो चीजें मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर, ठीक है ना। एक तो इस जो है इसका उद्घाटन, किसका, 30 मार्च 1949 का उद्घाटन, जो आपके चतुर्थ राजस्थान बना था, ये चौथा एकीकरण वृहद राजस्थान बना था। इसके उद्घाटन की यदि मैं बात करता हूं तो उद्घाटन हुआ था जयपुर में, और उद्घाटन किया था सरदार पटेल द्वारा। सरदार पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इस एकीकरण के चरण का उद्घाटन किया गया। क्या सबके समझ में आ रहा है? तो ध्यान से समझें, राजस्थान का एकीकरण का चौथा चरण बना, 4 रियासतें मिली थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। जयपुर को राजधानी बनाया गया, हीरालाल शास्त्री यहाँ के प्रधानमंत्री बने। राज प्रमुख मान सिंह जी को बनाया गया, कछवा शासक थे जयपुर के। महाराणा भूपाल सिंह जी को उप महाराज प्रमुख बनाया गया था, वो मेवाड़ के थे। उपराज प्रमुख की यदि बात करें तो वरिष्ठ,
उपराज प्रमुख महाराजा हनुमंत सिंह जोधपुर के थे और महाराव भीम सिंह सेकंड कोटा के थे। और लक्ष्मण सिंह जो थे ये कनिष्ठ उपराज प्रमुख में रहे डूंगरपुर के, और ये जो थे बहादुर सिंह जी थे बूंदी के उपराज प्रमुख बने रहे। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आप मेरे से हिस्ट्री समझें। ये तो एक बेसिक चीज है, सब जगह लिखा हुआ मिलता है, लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बहुत कम मिलता है। इसके पीछे कहानी सुने। हिस्ट्री क्या है? देखो, जब 3 चरण कंप्लीट हो गए तो अब बाकी की जो रियासतें बची थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये नहीं मिलना चाह रहे थे। तो अब रियासतें बची तो क्या हुआ कि इनको बुलाया गया दिल्ली। ठीक है, जब दिल्ली बुलाया गया, इन सबको दिल्ली बुलाया, जयपुर के शासक को, जोधपुर के शासक को, बीकानेर के, जैसलमेर के। तो जब दिल्ली बुलाया गया तो वहां पर इनसे वार्ता करके सरदार पटेल, वीपी मेनन, बड़े बड़े नेता थे, उन सब ने मिल करके वार्ता की, भाई अब आप लोग भी मिलो, एग्री हो। तो सब अपने अपने हिसाब से खिचड़ी पका रहे थे, मिलना नहीं चाह रहे थे। शर्त के अकॉर्डिंग जयपुर, जोधपुर, बीकानेर स्वतंत्र रह सकते थे। क्यों? क्योंकि इनकी वार्षिक आय, जनसंख्या वाला जो मैटर था, 10 लाख जनसंख्या से अधिक, वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक, तो ये स्वतंत्र रह सकते थे। अब आप मेरी बात सुने। जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह जी थे। जोधपुर के राजा कौन थे? हनुमंत सिंह। पहली हिस्ट्री तो इनकी सुने आप मेरे से अच्छे से। ये क्योंकि देखो, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर वाला सीमा वाला बेल्ट है, ये पाकिस्तान की सीमा को टच होता है। तो कहीं ना कहीं इनके जोधपुर के शासक के मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इंटरनल मैटर चल रहा था, और ये मारवाड़ को पश्चिमी सीमा वाला पाकिस्तान के टच होने के कारण इस क्षेत्र को कहां ले जाना चाह रहे थे? पाकिस्तान में ले जाना चाह रहे थे। ध्यान से समझना, एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं। तो हनुमंत सिंह जी जब पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे, पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। तो घटना क्या हुई, उस घटना को भी आप सुने अच्छे से। घटना यह हुई, ठीक है, कि जोधपुर में एक पत्रकार था। जोधपुर में एक पत्रकार था, और उस पत्रकार का नाम सुने, सुमनेश जोशी। जोधपुर रियासत में एक पत्रकार था, उस पत्रकार का नाम था सुमनेश जोशी। सुमनेश जोशी ये पत्रकार था। आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ध्यान से देना, पूछ भी ले। तो सुमनेश जोशी को जब पता चला कि मारवाड़ रियासत के हनुमंत सिंह जी इंटरनली पूरा डिसीजन हो गया और पाकिस्तान में मिलना चाह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान इनका पता चला और इन्होंने अखबार में छाप दिया, मारवाड़ रियासत जो है पाकिस्तान में जा रही, जबकि जनता राजस्थान में मिलना चाहती है, और बहुत कुछ मैटर छाप दिया इन्होंने। और जैसे ही छापा और हनुमंत सिंह जी की पोल खुल गई, हाईलाइट हो गए, और इनको तुरंत प्रभाव से दिल्ली बुलाया गया। किनको? हनुमंत सिंह जी को। और वहां पर इनको टेबल पे विलय पत्र रख दिया गया और कहा साइन करो, अल्टरनेट आपके पास कुछ नहीं है। और इनके ऊपर दबाव डाल करके विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए। तो इस प्रकार मारवाड़ रियासत को, जोधपुर को ऐसे चौथे चरण में मिलाया गया। जयपुर के शासक कौन थे? जयपुर के शासक थे मान सिंह कछवा। ये भी आनाकानी कर रहे थे मिलने के लिए, ये भी आनाकानी कर रहे थे मिलने के लिए। बात समझ में आ गई? और जब आनाकानी कर रहे थे मिलने के लिए, तो इनके साथ क्या घटना हुई उसको सुने। जब सरदार पटेल, वीपी मेनन, पंडित जवाहरलाल नेहरू सब बैठे थे, तो मान सिंह जी ने कहा चलो ठीक है मैं मिल जाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली बात, मैं या मेरा वंशानुक्रम राज प्रमुख के पद पे रहेगा, जिस प्रकार तीसरे चरण में भूपाल सिंह जी मेवाड़ ने शर्त रखी थी। दूसरी शर्त, राज प्रमुख रहेगा, जयपुर भावी राजधानी रहेगी। भावी का मतलब है कि अब फ्यूचर में जयपुर ही राजधानी रहेगी। क्या सबके समझ गया? तो जयपुर राजधानी रहेगी, पहला प्रश्न ये हो गया। फिर अगली बात इन्होंने कहा, ठीक है, कि राज प्रमुख रहेगा, जयपुर राजधानी रहेगी, ठीक है, और इनके हिसाब से जो चौथा चरण है वो निर्माण होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें इन्होंने शर्त रखी। तो इन्होंने कहा कि देखो साहब, हमने तीसरे चरण में महाराणा भूपाल सिंह जी से पहले ही एग्रीमेंट कर रखा है कि जब तक आप जीवित रहोगे तब तक हम आपको राज प्रमुख बना के रखेंगे। तो हम भूपाल सिंह जी को तो अभी हटा नहीं सकते हैं जब तक वो जीवित हैं।
तो आप राज प्रमुख बन नहीं सकते हो। तो क्या करें, कुछ तरीका निकालो। तो फिर क्या हुआ कि तरीका ये निकाला गया कि इन्होंने कहा, पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, क्यों ने एक नया पद बना दिया जाए, सम्मानीय नया पद, जिसका सम्मान हो, सम्माननीय नया पद बना दिया जाए। तो क्या बनाया जाए कि एक तो राज प्रमुख है ही है, अब इसके ऊपर महाराज प्रमुख बना दो। तो मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन रियासत है, इसका सबसे ज्यादा वर्चस्व है। मेवाड़ रियासत प्राचीन रियासत, सबसे बड़ी रियासत, वर्चस्व, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसका वर्चस्व बना रहेगा। और भूपाल सिंह जी को तो बना दो महाराज प्रमुख, वो भी खुश, और मान सिंह जी को बना दो राज प्रमुख, और ये भी खुश। क्या सबके समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार जो है पद से, और मान सिंह जी ने भूपाल सिंह जी को भी समझाया था कि देखो साहब, अगर मैं महाराज प्रमुख बन गया तो आपकी इमेज का सवाल है। देखो ऐसे गेलिया बनाते हैं कि आप अगर आप राज प्रमुख बने रहोगे, तीसरे चरण में शर्त रखी ना, तो नया पद बनाएंगे तो फिर मैं तो महाराज प्रमुख बनूंगा कौन? मान सिंह जी। तो आपका पद क्या होगा, फिर आपका पद छोटा हो जाएगा। और आपकी रियासत बहुत बड़ी है, प्राचीन रियासत है, आपकी इमेज है पूरे भारतवर्ष में, तो इसलिए आप नया पद संभाल लो और मैं छोटा पद ले लूंगा। इस प्रकार भूपाल सिंह जी को समझा बुझा करके जो है इनको तो बना दिया गया चौथे चरण में महाराज प्रमुख, और अब राज प्रमुख कौन हो गए? मान सिंह जयपुर। अब आपके एग्जाम में प्रश्न क्या आवे वो सुने। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि एकीकरण के किस चरण में नया पद महाराज प्रमुख सर्जित किया गया? तो आंसर क्या जाएगा? चौथा चरण। कौन सा चरण? वृहत राजस्थान। आपसे पूछे कि महाराज प्रमुख कौन बनाए गए, तो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। इनका पहले पद क्या था? तो राज प्रमुख था। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखो एकीकरण का टॉपिक थोड़ा बोरिंग है, लेकिन आपको एक एक चीज मैं क्लियर कराऊंगा, हिस्ट्री समझा के। तो इस प्रकार ये जो है इनको बनाया गया मान सिंह जी को, और इनके साथ में जो है महाराज प्रमुख बना दिए गए भूपाल सिंह जी को। क्या चीज क्लियर हो गई? और इस प्रकार जो है 30 मार्च 1949 का दिन जो है डिसाइड किया गया, ठीक है। ये लोग पहले डिसाइड किया गया, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई? राजधानी के प्रश्न पर। राजधानी के प्रश्न पर कैसे प्रॉब्लम हुई सुने कि राजधानी की दावेदार जोधपुर रियासत भी थी, राजधानी की दावेदार जयपुर रियासत भी थी, क्योंकि भावी राजधानी बनेगी और एक ही बार बनेगी, परमानेंट बनेगी, तो ये भी थी। क्योंकि लगभग ये 4 रियासतें मिलने के बाद तो 18 रियासतें वैसे ही मिल जाएगी, बची कितनी? एक ही तो बची। तो अब राजधानी तो परमानेंट चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए दावेदार ये हैं और दावेदार मेवाड़ रियासत भी है राजधानी के लिए। अब किस किस को मनाए, किस किस को दुखी करे, राजी करें? तो ऐसी स्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, जब राजधानी के प्रश्न की बात आती है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक काम करते हैं, एक समिति का गठन कर देते हैं, एक कमेटी बिठा देते हैं, वो जो डिसीजन लेगी उसके आधार पे हम राजधानी बना देंगे। क्या सबके समझ आ गया? तो जब कमेटी बिठाई गई, समझ में आ रहा, तो उसको एक शर्त रखी गई, उस कमेटी को कहा गया था, क्या कहा गया था कि आप उसी रियासत को या उसी जिले को राजधानी घोषित करेंगे, समझ में आ रहा है, जो भौगोलिक दृष्टि से अनुकूल हो। भौगोलिक दृष्टि से सभी जब आगे फ्यूचर में जिले बनेंगे तो उनके आसपास हो, यूं नहीं बिल्कुल कॉर्नर पे बना दिया, इधर वाले इधर आए परेशान हो। वहां पर भौगोलिक दृष्टि के साथ साथ में आर्थिक दृष्टि से भी विकास हो सके, ये विशेष तौर से ध्यान देना। जब आर्थिक विकास कब होगा? जब इंडस्ट्रीज होगी, उद्योग खुल पाएंगे, पानी की व्यवस्था होगी, सारी सुविधाएं होगी। जब ऐसा होगा और भविष्य में उसका विस्तार हो सके, यानी कि वो राजधानी बहुत ज्यादा आगे विस्तृत हो सके, तो उसी को सोच समझ करके आप कमेटी को कहा गया और बिठाना। तो अब जो है ध्यान से समझें, राजधानी के प्रश्न पर, राजधानी के प्रश्न पर जो कमेटी बिठाई गई थी, उस कमेटी का नाम था पी सत्यनारायण राव।
ये कमेटी बिठाई गई थी, समिति का गठन किया गया। पी सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया और इसको कहा गया कि आप ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसी राजधानी के लिए प्रस्ताव रखें, मत रखें कि वहां वो भौगोलिक दृष्टि से उसका आगे फ्यूचर में विकास हो सके, डेवलप हो सके। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या हुआ कि इन्होंने कहा साहब जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को तो राजधानी बना ही नहीं सकते क्योंकि पूरा रेतीला एरिया है, वहां डेवलप हो नहीं सकता, पूरा थार का मरुस्थल रेगिस्तान आता है उधर। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, ये सीमावर्ती इलाका है, कल को कोई हमला हो गया, कोई युद्ध हो गया तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती है, राजधानी वाला मैटर है। अगली बात, ठीक है, राजधानी बनाओ तो उदयपुर को आप बना नहीं सकते, उदयपुर बिल्कुल दक्षिण में है, पूरा अरावली वाला बेल्ट है। ठीक है, आगे भविष्य में ज्यादा विस्तार हो नहीं सकता। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन से सारी चीजें देखने के बाद में फाइनल जो इस समिति ने रिपोर्ट दी कि जयपुर को ही राजधानी बनाया जाए। किसको राजधानी बनाया जाए? तो जयपुर को ही राजधानी बनाया जाए। और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर फाइनल डिसीजन सभी यहाँ के जितने भी लोग थे, ठीक है, नेता थे, जितने भी राजा थे, उनको बिठा करके फिर फाइनल राजधानी किसको बनाया गया? जयपुर को बनाया गया, जो परमानेंट राजधानी बनी। ठीक है, 30 मार्च को लगभग 18 रियासतें कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, पहले चरण में 4 रियासतें, दूसरे चरण में 9 रियासतें 13, तीसरे चरण में 1 रियासत 14 और 4 रियासतें, टोटल 18 रियासतें चौथे चरण में कंप्लीट हो चुकी थी। अब बचा था सिरोही, इसलिए इन्होंने कहा परमानेंट राजधानी ये रहेगी, अब कोई टेंशन नहीं लेनी है। और इसी कारण जो है राजस्थान का स्थापना दिवस भी हम 30 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि राजधानी परमानेंट बन चुकी थी। समझ में आ रहा है सबके? तो इसीलिए 30 मार्च 1949 यानी 30 मार्च राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है क्या? आगे मैं बात करने जा रहा हूं। अब लेकिन दूसरे लोगों को भी तो राजी रखना है भैया, इनको कुछ तो प्रसाद मिलना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी रियासतें हैं, अपना वर्चस्व रखती है, ये अपना वर्चस्व रखती है। तो उसको क्या क्या दिया गया, डिसीजन क्या लिया गया, उसकी हम बात करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं ये हटा करके फिर मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा चौथे चरण के बारे में एक्स्ट्रा चीजें और बताने वाला हूं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो, अब ध्यान देना, जब चौथा चरण बना तो यहां पर अब बाकी रियासत, कितनी रियासतें मिली थी? 4 रियासतें मिली थी। लेकिन इन रियासतों को राजी रखने के लिए, इन रियासतों को राजी रखने के लिए, ठीक है, क्या क्या किया इन्होंने? पहली बात तो 30 मार्च 1949 को जो मंत्रिमंडल बना, पहली बात तो हम बात कर लेंगे कि प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? प्रधानमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। किसको बनाया गया? हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया। ठीक है, इन कौन कब बने ये? 30 मार्च 1949 को जब बना था। लेकिन हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल जो बना था, इन्होंने शपथ ली थी 4 अप्रैल को, मंत्रिमंडल घोषित हुआ था 7 अप्रैल को। डेट नहीं आती है, बस आप ये ध्यान रखना कि हीरालाल शास्त्री का जो चौथा चरण बना था वो उसके मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल थे, ताकि उनको राजी रखा जाए। तो इनके मंत्रिमंडल में ध्यान देना, नंबर 1 जयपुर वालों को मिलाया गया, नंबर 2 उदयपुर वालों को मिलाया गया, नंबर 3 जोधपुर वालों को मिलाया गया, नंबर 4 बीकानेर को मिलाया गया। बीकानेर के मंत्रिमंडल का मतलब जो नेता बने, कुछ मंत्रियों की शपथ ली, पद बने, वो कौन कौन व्यक्ति थे, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। और 5वीं बात करता हूं कोटा। किसकी बात कर रहे हैं?
तो देखो हीरालाल शास्त्री तो मंत्री जी बन गए, हीरालाल शास्त्री क्या बन गए, मंत्री जी बन गए, लेकिन इनके मंत्रिमंडल में किन किन को शामिल किया गया था, यह भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। बढ़ता क्या है, जब आएगा ना, कोई नहीं कर पाएंगे, आप कर पाओगे। ये लोग ध्यान नहीं देते हैं इन बिंदुओं पर, जबकि पढ़ना पूरा है राजस्थान जी के, ठीक है ना। तो जयपुर में मिलाया था आपको, ध्यान से समझना, व्यक्तियों के नाम पूछ ले तो कौन से चरण में कौन व्यक्ति मिला, तो पहले चरण वाले की लिस्ट में भी मैंने आपको कुछ नाम बताए थे। तो इसमें है सिद्धराज ठड्डा, ठीक है। उसके बाद उदयपुर से मिलाए गए थे प्रेम नारायण माथुर को मिलाया गया उदयपुर से। उनके बाद में उदयपुर से एक व्यक्ति और हैं भूरे लाल बयां, ये तीसरे मंत्रिमंडल में भी थे दोनों, ध्यान रखना, जब मैंने तीसरा चरण पढ़ाया था उसमें भी थे। जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह, जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह, ठीक है। उसके बाद जोधपुर का एक व्यक्ति और है फूलचंद बाफना, फूलचंद बाफना। और उसके बाद अगले हैं नरसिंह कछवाहा। कछवा में कंफ्यूज नहीं होना है, नरसिंह कछवाहा जो है वो कहां का है, जोधपुर करना है, जबकि कछवा वंश जयपुर में था। तो जरूरी नहीं कि कछवा जयपुर में रह रहे, अदर डिस्ट्रिक्ट में नहीं रह सकते हैं। तो ये तीन व्यक्ति जो हैं जोधपुर से मिलाए गए थे, ठीक है। और बीकानेर का बंदा था रघुवर दयाल गोयल, रघुवर दयाल गोयल। ये रघुवर दयाल गोयल बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है और बहुत फेमस व्यक्ति था बीकानेर का, ध्यान रखना। और कोटा का है वेदपाल त्यागी, वेदपाल त्यागी। तो ये ध्यान देना, ये लोग जो हैं सिद्धराज ठड्डा, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बयां उदयपुर के, सिद्धराज ठड्डा जयपुर का, जोधपुर का हनुमंत सिंह, फूल सिंह बामणा और नरसिंह कछवा, ये जोधपुर के तीन लोग, बीकानेर का रघुवर दयाल गोयल और वेदपाल त्यागी। बात समझ में आ गई क्या। ये लोगों ने हीरालाल शास्त्री के साथ शपथ ली, हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल के साथ शपथ ली। ये थोड़ा डिटेल में है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो आगे हम बात कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को राजी भी रखना था कि भैया हम राजी कैसे रखें। उधर अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र था, अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था। तो वहां के हरिभाऊ उपाध्याय थे, उन्होंने कहा साहब राजधानी हमें भी बनाओ। तो उनको तो साइड में रखा पहले कि आप बीच में मत बोलो, ठीक है। लेकिन अजमेर को भी राजी रखा गया। तो अब राजी रखने के लिए इन्होंने कहा ये मंत्रिमंडल बन गया, सब जयपुर को राजधानी बनी, जयपुर के राजा ही महाराज प्रमुख बन गए, सब कुछ जयपुर का वर्चस्व है, तो बाकी लोगों को तो राजी रखना है ना। तो फिर क्या किया, इन्होंने कुछ डिसीजन लिए। और डिसीजन लिए, कौन से डिसीजन लिए कि बाकी जो जिले बनेंगे फ्यूचर में, तो उनको हम कुछ डिपार्टमेंट दे देंगे। क्या दे देंगे, डिपार्टमेंट दे करके उनको राजी कर देंगे। तो देखो उन्होंने कहा, फिर डिसीजन लिया कि न्याय विभाग किसको देंगे, न्याय विभाग, ठीक है। आपको यहां थोड़े छोटे अक्षर हो रहे हैं, दिखेगा नहीं, इसको थोड़ा बड़ा करके अपन बात करते हैं, ठीक है। ये मैं हटा देता हूं। ठीक है। अब ध्यान देना, ये चरण बना था अपने 30 मार्च 1949 को, ओके। तो वृहद राजस्थान में लोगों को राजी रखने के लिए क्या नाम दिया गया था, इसको ध्यान से सुने। इनको नाम दिया गया, इन्होंने कहा कि कुछ लोगों को राजी रखें। तो एक तो न्याय विभाग, क्या है, न्याय विभाग।
उसके बाद हम बात करते हैं कृषि विभाग। कौन सा विभाग? कृषि विभाग। उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आरपीएससी और राजस्व मंडल, ठीक है, और खनिज विभाग। तो इन बाकी को राजी रखने के लिए जो है मंत्रिमंडल ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने मिल करके डिसीजन लिया कि खनिज विभाग तो हम दे देंगे उदयपुर को। किसको रखेंगे? उदयपुर को दे देंगे। न्याय विभाग जो है जोधपुर को दे देंगे, जो हम हाई कोर्ट वाला मैटर बात कर रहे हैं। कृषि विभाग हमने भरतपुर को दे देंगे, ठीक है। शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया, और आपको ध्यान होगा प्रादेशिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में आज की तारीख में। और आरपीएससी और राजस्व मंडल किसको देने की घोषणा की गई? अजमेर को। तो यानी कि मंत्रिमंडल बनने के बाद, राजधानी चौथे चरण में जयपुर बनने के बाद, सब कुछ डिसीजन होने के बाद में समिति बैठी, पी सत्यनारायण राव समिति ने कहा राजधानी जयपुर को बनाओ, और बाद में डिसीजन लिया ये विभाग जो है इनको भी दे देंगे ताकि ये राजी रहे। तो इस कारण जो है कि खनिज विभाग, न्याय विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, आरपीएससी, राजस्व मंडल किन किन को दिया गया, तो ये नाम आपको रट के जाने, अच्छे से समझ के जाने हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। एकीकरण का चौथा चरण आपके कंप्लीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद में पांचवा चरण समझाने वाला हूं। डाउट हो तो जरूर भेजें। एकीकरण के 4 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एकीकरण के 5वें चरण की। पंचम चरण की मैं बात करने जा रहा हूं, एकीकरण का 5वां चरण। और 5वें चरण का नाम रखा गया था संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान क्यों रखा गया उसकी भी हम बात करेंगे। और मेरे को लग रहा है कि इससे जस्ट 2 मिनट पहले हमने जो एकीकरण का जो चौथा चरण पढ़ाया था वो आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो 5वें चरण की बात करें, इसका नाम संयुक्त वृहद राजस्थान रखा गया। क्यों रखा गया उसकी भी मैं आगे बात करने वाला हूं। और इस चीज़ें ये मैंने आपको पहले ही इसको व्यवस्थित कर दी ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। देखो राजधानी परमानेंट जो चौथे चरण में बना था वो एज इट इज रहा, अब कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि चौथे चरण तक राजस्थान में 18 रियासतों का विलयकरण हो चुका था। कितनी रियासतों का? 18 रियासतों का विलयकरण हो चुका था, ठीक है। तो राजधानी किसको बनाया गया? जयपुर को, जो चौथे चरण में बन चुकी थी। अब ये 5वें चरण में सेम राजधानी, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री ही रहेंगे। राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह जो चौथे चरण में थे वो एज इट इज है। राज प्रमुख सवाई मान सिंह जी एज इट इज है। महाराज प्रमुख भूपाल सिंह जी सेम रहेंगे। और उपराज प्रमुख जो ऑलरेडी बन चुके थे अब वो सारी चीज एज इट इज हैं। तो इसमें अब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है क्योंकि परमानेंट काम हो चुका है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुने। अब चौथे चरण में मिलाना किसको था? क्योंकि एक ही रियासत बची थी सिरोही, तो सिरोही को सोचा कि बाद में देखेंगे। सिरोही में एक मैटर अटक गया था, वो मैं आपको अगले छठे चरण में बताने वाला हूं। तो अब मत्स्य संघ बचा हुआ था। देखो जब दूसरा चरण बना तो उदयपुर और दूसरे चरण को मिला के तीसरा चरण बना दिया, और तीसरे चरण में 4 रियासतें मिला करके चौथा चरण बना दिया। तो अब यहां पर जो है चौथा चरण ऑलरेडी है। देखो ये कौन सा चरण है? ये चौथा चरण है। वृहद राजस्थान चौथा चरण है और मत्स्य संघ पहला चरण था, ठीक है। तो अब मत्स्य संघ को साइड में रखा हुआ था क्योंकि ये ब्याह बिगाड़ने वाला है, ठीक है ना, इन्होंने बहुत परेशान किए। तो जो है इनको और इनको मिला करके 5वां चरण बनाया। अब आपसे प्रश्न ये बनता है कि मत्स्य संघ का विलयकरण कौन से चरण में हुआ था? तो मत्स्य संघ का निर्माण तो प्रथम चरण में और मत्स्य संघ का विलयकरण हुआ 5वें चरण में। और किसके साथ मिलाया गया? वृहद राजस्थान के साथ चौथे चरण में मिला दिया गया। क्या बात समझ में आ गई? चौथे और पहले को मिला करके 4 + 1 5 होते हैं, हो गया 5वां चरण। और 15 मई को ये 5वां चरण बना। अब ध्यान देना, बन तो गया लेकिन उससे पहले की घटना समझा रहा हूं। देखो ये आपके सामने नक्शा है राजस्थान का। मैंने चारों रियासतें लिख रखी है मत्स्य संघ की, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली।
आपके सामने चारों रियासतें हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और चारों मिलकर के क्या कहलाता है? मत्स्य संघ। और चौथा चरण अपना कौन सा था? वृहत राजस्थान। ये सबको पता है, क्या सबके समझ में आ रहा है? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इनको इसमें मिलाया गया, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अब राजस्थान में लगभग सभी रियासतें मिल गई है, सिरोही बची है, तो मत्स्य संघ को हमने साइड में रख रखा है, उसको मिला दिया जाए। तो मत्स्य संघ के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनको बुलाया दिल्ली, जो भी इनका मंत्रिमंडल था। मत्स्य संघ में मंत्रिमंडल किसका था, कोई बताएंगे? तो सुना देता हूं, शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने थे, तो शोभाराम कुमावत का मंत्रिमंडल हो गया। तो शोभाराम कुमावत और इन रियासतों के राजाओं को और बड़े बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया, और वृहद राजस्थान के लोगों को भी दिल्ली बुलाया। बहुत बड़े लेवल पर मीटिंग हुई कि अब मत्स्य संघ को मिलाया जाएगा। लेकिन जब मत्स्य संघ बना था उस समय शर्त रखी थी कि आगे भविष्य में हम मत्स्य संघ को अभी तो साइड में रख रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो परिस्थिति के अनुसार या तो उत्तर प्रदेश में मिलाएंगे या राजस्थान में मिलाएंगे। जब पहला चरण बना था तब पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने विपरीत परिस्थितियों के कारण यह डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि मत्स्य संघ यहां अलवर में मेव जाति, भरतपुर मेव जाति, गुर्जर जाति के लोग थे, इधर वाले लोग मतलब इन्होंने दंगा टाइप कर रखा था, तो बहुत परेशानी हो रही थी। तो उस समय इनको राजी रखने के लिए कहा कि आपको मत्स्य संघ तो बना रहे हैं, लेकिन आगे भविष्य में देखा जाएगा कि इनको यूपी में भेजे या राजस्थान में मिलाया जाए, इसलिए इनको थोड़ा वेटिंग में रखा हुआ था। अब तक इनको किसी में नहीं मिलाया, केवल एक संघ बना करके छोड़ दिया गया। समझ में आ रहा है? तो अब क्या हुआ कि जब इनको मीटिंग हुई तो इसमें से इनको राजी कर लिया गया, यानी कि ध्यान से समझना कि अलवर रियासत के राजा मान गए और करौली रियासत के राजा मान गए कि हम जो हैं मिलने के लिए तैयार हैं। अब प्रॉब्लम यह आ गई कि भरतपुर और धौलपुर दोनों की सीमा उत्तर प्रदेश में टच है, दोनों की सीमा उत्तर प्रदेश में टच है। तो इन्होंने विवाद कर दिया, भरतपुर के राजा और धौलपुर के राजा ने मना कर दिया, साहब हम तो नहीं मिलेंगे, हम तो यूपी में जाएंगे साहब भाषा के आधार पे, या हमें स्वतंत्र रखो। क्या रखो? स्वतंत्र रखो। अब इन्होंने क्या है, एक अपनी अलग ही समिति कमेटी का गठन, संघर्ष किसान संघर्ष समिति का गठन कर दिया, और इन्होंने कहा कि हमारा तो या तो मेवस्थान रखो, इधर वाला संघ अलग अलग ही नाम दो हमारे को, मेवस्थान रखो, या ब्रज प्रदेश नाम दो, क्योंकि भरतपुर वाला एरिया ब्रज नगर के, एक भी ध्यान देना कि भरतपुर वाला एरिया है, यहां पर ब्रज बोली ज्यादा बोली जाती है, क्योंकि ब्रज बोली का प्रभाव उत्तर प्रदेश से आया। ब्रज बोली कहां बोली जाती है? आगरा मथुरा वाला बेल्ट है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वहां ब्रज बोली बोली जाती है, तो ब्रज बोली का प्रभाव भरतपुर में है, इसलिए उनका हमारा नाम ब्रज प्रदेश रख दो अलग से। लेकिन इनका एक सिक्का नहीं चला, और बाद में इन्होंने नाटक किए। तो फिर पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने कहा कि ये कुछ लोग ही हैं जो नेतागिरी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि हम यूपी में जाएंगे, जनता तो राजस्थान में आना चाहती है, तो एक काम कर लेते हैं, या जनमत करवा लेते हैं, पब्लिक से ही पूछ लेते हैं, वोटिंग करवा देते हैं। सबके समझ आ रहा? तो जब वोटिंग करवाई गई तो बाद में आधे से ज्यादा पब्लिक कुछ लोगों को छोड़ करके राजस्थान में मिलना चाह रही, और वोटिंग कराने के लिए जो समिति का गठन किया गया था वो एग्जाम में आता है। आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा, प्रश्न कैसे पूछेगा कि एकीकरण के 5वें चरण में मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाने के लिए, समझना, एकीकरण के 5वें चरण में मत्स्य संघ को अपने इधर मिलाने के लिए किस कमेटी का, समिति का गठन किया गया? तो मैंने यहां पर लिखा है, समिति कमेटी का जो नाम है वो है शंकरराव देव कमेटी का गठन किया गया। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई गई, समिति बिठाई गई कि भैया आप एक काम करो, पब्लिक से ही पूछो, जनमत करवा करके पूछो कि ये पब्लिक का मूड कहाँ है, किधर जाना चाहती है। जब जनमत हुआ तो पता चला आधे से ज्यादा पब्लिक जो है राजस्थान में आना चाहती है, तो फिर यूपी में जाने का सवाल ही नहीं है। आया समझ में? फिर बाद में इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो है फिर आपके इस मत्स्य संघ को, वृहत राजस्थान को, दोनों को मिला करके 5वां चरण बना। अब देखो, वृहत राजस्थान तो ऑलरेडी था,
अब इसके साथ में मत्स्य संघ आकर के मिला तो इसको नाम दिया गया संयुक्त वृहद राजस्थान, यानी कि वृहद राजस्थान के साथ मत्स्य संघ मिल गया तो दोनों संयुक्त हो गए, इसलिए इसको नाम दिया गया संयुक्त वृहद राजस्थान। क्या सबके समझ में आ गया? ठीक है, तो अपने को यह ध्यान देना है कि यहां तक अगर आपसे पूछे कौन सी समिति का गठन किया गया, ठीक है, अब ध्यान से सुने। और जब मत्स्य संघ ऑलरेडी बना हुआ था तो इसके प्रधानमंत्री राज प्रमुख पहले से ही बने हुए थे, तो अब ये लोग कहां जाएंगे? तो बाद में इनकी भी मीटिंग बैठी, ठीक है, और उसके बाद निर्णय लिया गया कि जो मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल थे, यहां के जो भी मंत्री हैं तो वो इस वृहद राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल होकर के शपथ ले लेंगे, यानी उनका भी मंत्रियों का पद बना रहेगा और डिपार्टमेंट अलग अलग दे दिए जाएंगे। बात समझ में आ रही? तो मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल वृहद राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। और वृहद राजस्थान का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में था? बताओ, वृहद राजस्थान का मंत्रिमंडल का हेड कौन था? यहां का प्रधानमंत्री। और वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? हीरा लाल शास्त्री जी। यानी कि तो मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में मिला दिया गया। और इस प्रकार पांचवें चरण का विलयकरण, मत्स्य संघ का विलयकरण कौन से चरण में हुआ? पांचवें चरण में। अब मेरी रिक्वेस्ट है, एग्जाम में प्रश्न आवे कि एकीकरण के किस चरण में एक भी रियासत नहीं मिली थी। ध्यान से समझे, एकीकरण के किस चरण में एक भी रियासत का विलयकरण नहीं हुआ था? तो दो चरण हैं, एक पांचवा चरण और एक सातवां चरण। ध्यान से समझे, पांचवें चरण में आपको दिख रहा क्या? कोई भी एक ही रियासत, मैंने पहले ही क्रॉस कर दिया है, एक भी रियासत नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्यों? देखो, ये वृहद राजस्थान में तो ऑलरेडी जो है 18 रियासतें मिल चुकी है। और मत्स्य संघ की बात करें तो मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, ये तो ऑलरेडी मिल चुकी है। अब इनको कोई अलग से थोड़ी मिलाना, ये तो एक संघ बन चुका है, तो केवल संघ को ही तो उठा करके वृहद राजस्थान में मिला दिया गया। रियासत नहीं मिली। आपको एग्जाम में उलझाने के लिए प्रश्न आ जावे तो आपको विशेष ध्यान देना है। मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपके शायद समझ में आ रहा होगा। हम सोचेंगे नहीं ऐसा कभी प्रश्न आएगा ना, आप ही राइट करके आओगे, ध्यान रखना। तो एकीकरण के पांचवें चरण में एक भी रियासत नहीं मिली, केवल 2 चरण जिसमें ऑलरेडी रियासतें मिल चुकी है उनको मिला करके बनाया गया। क्या सबके समझ में आ गया? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपके 5वां चरण कंप्लीट हुआ। अब मैं 6ठे चरण और 7वें चरण की बात करूंगा। ओके, आप इसको यहां से डायरेक्ट ही समझें। देखो, ध्यान देना, एकीकरण का 6ठा जो चरण हुआ था, एकीकरण का 6ठा चरण जो हुआ है, उस 6ठे चरण का नाम रखा गया था राजस्थान। क्या नाम रखा गया? राजस्थान। और 6ठे चरण की यदि हम बात करें तो 6ठा चरण बना था 26 जनवरी 1950 को। कब बना? 26 जनवरी 1950 को एकीकरण का 6ठा चरण कंप्लीट हुआ था। और रियासत कौन सी मिली? तो रियासत मिली सिरोही। कौन सी रियासत मिली थी? सिरोही रियासत मिली। एक ही रियासत बची हुई है, उसको मिलाया गया। और सिरोही रियासत में, सिरोही रियासत को तो मिलाया गया, ध्यान से समझना, लेकिन सिरोही रियासत की 2 जगहों को छोड़ा गया, आबू और देलवाड़ा को। क्यों छोड़ा गया उसकी भी बात करूंगा। आबू देलवाड़ा को छोड़कर, आबू देलवाड़ा 2 जगह ऐसी है सिरोही की, उन दोनों को छोड़ दिया गया
और बाकी सिरोही को मिला दिया गया। अब प्रश्न क्या बनेंगे उसको भी बात करता हूं। सिरोही रियासत मिली थी कौन से चरण में? छठे चरण में, और छठे चरण का नामकरण रखा गया था राजस्थान, और 26 जनवरी 1950 को छठा चरण अस्तित्व में आया। बहुत अच्छी चीज़ें समझाने वाला हूँ इसमें, एग्जाम में जो हम नहीं सोचते हैं वो चीज़ें आ जाती है, और वो चीज़ें क्लियर कराने कोई कराता नहीं है, ध्यान नहीं दे पाते हम, तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा रहा हूँ। देखो, जब छठा चरण बना तो राजधानी परमानेंट बनी हुई है, ये की ये रहेगी, प्रधानमंत्री ये के ये रहेंगे, महाराज प्रमुख सब एज इट इज चलेगा। अब यहाँ पर जो है समिति अमिति की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शंकर देव राव समिति तो 5वें चरण में थी, छठे चरण में समिति का कोई लेना देना नहीं है। अब ध्यान देना, एज इट इज है, हीरालाल शास्त्री, महाराणा भूपाल सिंह, सवाई मान सिंह, सब कुछ कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेन अपने को बात करनी है इस वाले मैटर पर, ध्यान से समझें। आपको, मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी मैं कहता हूं कि जितने डाउट हो साथ में लेकर के आए, उन डाउट्स को मैं क्लियर करवाऊंगा, ठीक है ना। जब तक आप डाउट नहीं लेकर के आएंगे तब तक क्लियर नहीं हो पाएंगे। एक मेरे से प्रथम चरण में छोटी सी मिस्टेक हो गई थी लिखने में, समझाने में, मैं उसको आपको यहीं पर क्लियर करवा रहा हूं, नहीं तो मैं लास्ट में और क्लियर कराऊंगा। जिन लोगों ने, ध्यान से समझें, जिन लोगों ने मेरे से एकीकरण का प्रथम चरण पढ़ा था, ठीक है, प्रथम चरण में, मैं ध्यान से समझना, प्रथम चरण में 4 रियासतें ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराना ठिकाना मिलाया था हमने। फिर उसमें राजधानी अलवर को बनाया था, आपको ध्यान होगा। उसके बाद में प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया था, आपको ध्यान होगा। उसके बाद हमने राज प्रमुख बनाया था, किसको? अलवर, धौलपुर के शासक उदयभान सिंह जी को। और फिर उपराज प्रमुख जो हमने बनाया था, उपराज प्रमुख, मैंने करौली के शासक तेज सिंह लिख दिया था बोर्ड के ऊपर, वो मेरे से मिस्टेक हो गई थी। तो करौली के शासक जो हैं तेज सिंह नहीं थे, तेज सिंह अलवर के थे। तो अभी तेज सिंह जी को हटाओ, और अपने वहाँ पर आपने जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट खींचा था या जिन लोगों ने नोट्स उतारे थे या जो भी है, तो आप अब उसको नॉलेज के लिए, करौली के शासक मैंने पहले चरण में उपराज प्रमुख में तेजपाल लिख दिया था, सॉरी तेज सिंह लिख दिया था, उसकी जगह गणेश पाल याद रखें। तो वापस बोल रहा हूं, एकीकरण का जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण, उसका नाम था मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ में जो हमने उपराज प्रमुख पढ़ा था, उपराज प्रमुख मैंने जो है तेज सिंह लिख दिया था, उसकी जगह आपको क्या मानना है? गणेश पाल। ये करौली का शासक था, ये करौली को, इसको गणेश पाल को बनाया गया था। ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर देना, ठीक है, इसके लिए क्षमा, और आपको प्रयास है, मैं कोई गलत नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ मिस्टेक हो गई है तो इसको आप लिखते समय में तो आप थोड़ा सा ध्यान देवें और इसको सुधार करें, ठीक है ना। जिन्होंने पहला चरण पढ़ा और तेज सिंह पढ़ा उपराज प्रमुख में, उसको आप गणेश पाल माने। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब ध्यान देवें, जब सिरोही, देखो आप समझना, यहां पर आपके आता है सिरोही जिला, रियासत कौन सी है? सिरोही, ये हो गया आपके सिरोही। कौन सी रियासत है? सिरोही। ध्यान देवें, अच्छे से समझें, ये सिरोही रियासत है। और सिरोही के नेता थे, बहुत बड़े नेता, राजस्थान के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भी थे, ठीक है। हातल गांव के कौन थे? और उनका नाम है, ठीक है, गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। इनका संबंध सिरोही से था, और सिरोही के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान में इनका बहुत बड़ा नाम था, और इनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट को। ये सिरोही, अब मेरी बात सुने, सिरोही के इधर आता है गुजरात, सिरोही के इधर क्या आता है? सिरोही के इस साइड में आता है गुजरात। और अब यहां पर चक्कर क्या पड़ गया कि गुजरात के और
गुजरात में मुंबई प्रांत आता था, यानी गुजरात का एरिया मुंबई सरकार के अंडर में था। तो सरदार पटेल गुजरात के थे और गुजरात के बड़े बड़े नेता, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं जो किताबों में नहीं लिखी हुई मिलती इतनी। तो गुजरात के बड़े बड़े नेता गुजरात के नेता और सरदार पटेल गुजरात के थे, इन सब ने मिलकर के गुजरात के नेता पटेल जी के पास में गए कि सिरोही को गुजरात में मिलाओ, राजस्थान में नहीं देना है। अब गुजरात में क्यों मिलाओ, उसका तर्क दिया क्योंकि ये सिरोही का जितना भी बेल्ट है वो गुजरात से जुड़ा हुआ है। पहले तो उन्होंने ये तर्क दिया। दूसरा तर्क उन्होंने क्या दिया कि यहाँ पर बने जैन मंदिर, और गुजरात में बहुत सारे लोग जो हैं जैन हैं और वो जैन मंदिरों को मानते हैं, वो अपनी आस्था है और वो बार बार वहां पर जाते हैं, तो वो अपने गुजरात में रहना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो सरदार पटेल ने उन्होंने जो है प्रयास किया कि भी गुजरात में मिला दिया जाए सिरोही, लेकिन राजस्थान के जो सिरोही के लोग थे, जनता थी, प्लस गोकुल भाई भट्ट थे, उनका सबका प्रयास था सिरोही राजस्थान में ही रहे। अब दोनों साइड से विवाद हो गया जबरदस्त और लंबे समय तक चला। गुजरात वाले तो बोले हम सिरोही को लेके रहेंगे और राजस्थान वाले बोले कि राजस्थान में ऐसा कोई हिल स्टेशन इतना ऊंचा नहीं है, गुरु सीकर है, माउंट आबू वाला एरिया है और हमारा कल्चर है, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। राजपुताने का सारा इतिहास, राजाओं का संबंध अपने यहाँ पर माउंट आबू सिरोही से भी रहा है, राजाओं का अधिकार रहा है, राजपुताने का क्षेत्र है, इसलिए हम इसको गुजरात में नहीं जाने देंगे। और ऐसे विवाद चला उनका लंबे समय तक। तो सरदार पटेल, ये मैटर सरदार पटेल ने केंद्र सरकार पे छोड़ दिया, मतलब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़। तो विवाद की स्थिति को देख करके अपने गोकुल भाई भट्ट ने एक लेटर लिखा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कि आप किसी भी कंडीशन में जो है सिरोही को जो है राजस्थान में मिलाना, गुजरात में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो दंगे हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि आगे से केंद्र सरकार के पाले में जब बॉल चली गई तो वहां उन्होंने कह दिया कि एक काम करो, तो अभी तो सिरोही को राजस्थान में मिलाओ, लेकिन कुछ एरिया छोड़ दो, जैसे आबू और देलवाड़ा को। इस मैटर के बाद में आबू और देलवाड़ा पे ज्यादा विवाद हो रहा था, तो उन्होंने कहा इस पे अपन बाद में चर्चा करेंगे जब कोई सॉल्यूशन निकलेगा। ऐसी स्थिति में फिर क्या हुआ कि इस आबू देलवाड़ा को छोड़ करके फिर सिरोही को राजस्थान में मिला दिया गया। क्या सबके समझ में आ गया। और गोकुल भाई भट्ट की, राजस्थान का गांधी कहते हैं, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, नहीं तो सिरोही हाथ से चला जाता। क्योंकि गोकुल भाई भट्ट ने आंदोलन किया, यहाँ की जनता को लेकर के आंदोलन छेड़ दिया। लेकिन गोकुल भाई भट्ट भी थोड़े दबे हुए थे, क्योंकि सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के बड़े नेता थे, और राजस्थान में ये कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष थे, तो उनके खिलाफ भी नहीं बोल सकते। तो इन्होंने जनता को आगे कर दिया, लेकिन राजस्थान में सिरोही तो रहेगा ही रहेगा। जनता को आगे करके दिमाग लगा दिया, बाकी तो इनका सिक्का नहीं चलने देते। सेंटर में कांग्रेस थी। आया समझ में। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि फिर जो है सिरोही को राजस्थान मिला, फिर भी 2 तहसीलें छोड़ दी गई, और इस प्रकार एकीकरण का 6ठा चरण बना। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, उस दिन ये 6ठा चरण बना था। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ध्यान रखना, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर इनके उद्घाटन नहीं हुए थे क्या। तो एकीकरण के प्रथम चरण का उद्घाटन किसने किया? नरहरि विष्णु गाडगिल ने। दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? नरहरि विष्णु गाडगिल ने। तीसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और चौथे चरण का उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उसके बाद 5वें, 6ठे, 7वें चरण का कोई उद्घाटन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राजधानी परमानेंट बन चुकी थी। आ रहा समझ में? राजधानी परमानेंट बन चुकी थी, तो अब उद्घाटन की काहे की जरूरत है। अब ध्यान देना, तो एकीकरण के 6ठे चरण तक आते आते सारी रियासतें मिला दी गई। अब आपके प्रश्न कैसे उलझाने वाला पूछे तो ध्यान देना, आपसे पूछे कि राजस्थान में कौन सी ऐसी रियासत है जिसके 2 टुकड़ों में विलयकरण हुआ था, तो ध्यान रखना 2 टुकड़ों में विलयकरण हुआ था, तो सीधी सी बात है सिरोही। लेकिन सिरोही का विलयकरण पूछे तो आपका आंसर क्या जाएगा? 6ठा चरण ही करना है। आबू देलवाड़ा कोई रियासत नहीं है, तो 6ठे चरण में, ये ध्यान रखना। यूं पूछ ले कि सिरोही का पूर्णतः विलयकरण कब हुआ, तो आंसर जाएगा 7वें चरण में, और सिरोही का विलयकरण 6ठे चरण में। आ रहा समझ में? आप, मेरे को लग रहा है आप अच्छे से करके आओगे, गलत नहीं करोगे एग्जाम में।
ठीक है, तो ध्यान देना ये आपके एकीकरण का छठा चरण कंप्लीट हुआ। कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, उसको अपन क्लियर करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन सातवें चरण की बात करेंगे और एकीकरण का लास्ट चरण रहेगा। देखो, अब हम एकीकरण के जब सातवें चरण की बात करते हैं, रियासत कोई भी नहीं बची हुई है, ठिकाना कोई भी नहीं बचा हुआ है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। कैसे आते हैं, ध्यान देना। सातवां चरण बना था वर्तमान राजस्थान या आधुनिक राजस्थान, इसको नाम दिया गया वर्तमान राजस्थान या आधुनिक राजस्थान, इसको नाम दिया गया। और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये सातवां चरण अंतिम चरण था, ठीक है। राजधानी सेम एज इट इज जयपुर रही। प्रधानमंत्री, ध्यान देना। अब देखो, जब हमने छठा चरण पढ़ा था, उसको ध्यान से समझे, रिपीट कर रहा हूं 2 सेकंड के लिए। छठा चरण बना था 26 जनवरी 1950। छठा में 6 और 26 में 6 दोनों याद रख लेना। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और जब भारत का संविधान लागू हुआ तो ध्यान देना, भारत में प्रधानमंत्री का पद समाप्त करके मुख्यमंत्री का पद बनाया गया छठे चरण के टाइम। तो अब अपने यहां पर प्रधानमंत्री जो हैं वो हट जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर कौन सा पद सृजित किया गया, मुख्यमंत्री। कब, जब संविधान लागू हुआ था। अब ये कब बन रहा है, 1 नवंबर 1956। और हीरालाल शास्त्री 1 नवंबर 1956 को मुख्यमंत्री नहीं थे। तो जब अपने सातवां चरण बना था, उस समय यहां के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। उदयपुर से संबंध था इनका, मेवाड़ से। मोहनलाल सुखाड़िया उस समय मुख्यमंत्री थे। तो आपसे प्रश्न पूछेगा मुख्यमंत्री का पद कब समाप्त किया गया, तो छठे चरण के टाइम। और अपने नए जो मुख्यमंत्री, जब एकीकरण का सातवां चरण बन रहा है, ध्यान से समझना, पहले मुख्यमंत्री का पद सृजित तो कर दिया गया, लेकिन राजस्थान में आम चुनाव 1952 में हुए थे। तो 52 के बाद मुख्यमंत्री व्यवस्थित चलने लगे थे, पहले चुनाव नहीं होते थे। तो आम चुनाव 52 हुए, तो 52 के बाद चरण बन रहा है 1956, ठीक है। और छठा चरण था वो 50 में था, चुनाव से पहले। तो 1956 को जब ये चरण बना था तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। अब ये एज इट इज रखना है, इनको भी मैं हटाने वाला हूं। देखो सुनना, मैं नहीं हटा रहा हूं, नियम के अनुसार हटे थे। तो आधुनिक राजस्थान, अब सोचो कि जब मोहनलाल सुखाड़िया होते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया जब सातवां चरण बना था, उस समय आपके आधुनिक या वर्तमान राजस्थान बना, कंप्लीट हुआ। तो मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का, आधुनिक का जनक, अगर आपसे पूछेगा आधुनिक राजस्थान का जनक कौन है, ठीक है, आधुनिक राजस्थान किसके समय बना, तो मोहनलाल सुखाड़िया। ध्यान रखें, कर लोगे क्या, ध्यान देना, उस समय मुख्यमंत्री ये थे। अब क्या हुआ कि जो छठा चरण बना था, ये सातवां चरण बना, इसके पीछे हिस्ट्री क्या थी उसको भी अच्छे से ध्यान से थोड़ा समझ लें। हिस्ट्री ये थी कि बहुत लंबा समय हो गया और उस समय भारत में पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, तो पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। अब पुनर्गठन आयोग जो है, ध्यान से समझना, पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे, फजल अली। तो इन सब के ऊपर दबाव था कि राजस्थान का एकीकरण लंबे समय तक हो चुका है, लंबा समय हो गया, काफी 8 वर्ष से ज्यादा हो गए, और अब कुछ बचा ही नहीं है। जो भी करना है फाइनल कर कुरा करके मैटर को क्लोज करो। उधर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, और सरदार पटेल की अध्यक्षता में किसकी स्थापना हुई थी, 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना हुई। तो उसके आधार पर उन सब ने मेल करके बात करके भी अब राजस्थान को फाइनल कंप्लीट किया जाए।
फालतू में लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। तो फिर पुनर्गठन आयोग बना और पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। इन्होंने कहा कि जो भी है कंप्लीट करो इस बार, लास्ट फाइनल। तो बाद में किसको जोड़ा गया? राजस्थान में आपको ध्यान होगा केवल अजमेर मेरवाड़ा ही बाकी रह गया जो केंद्र शासित प्रदेश थे। और यहाँ के बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे, कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। ये गांधी जी के प्रबल समर्थक भी थे, हरिभाऊ उपाध्याय। तो हरिभाऊ उपाध्याय को मनाया गया। उसके बाद आबू देलवाड़ा को छोड़ रखा था, आबू देलवाड़ा जो पहले पेंडिंग रखा हुआ था। तो पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर फिर आबू देलवाड़ा को भी किसमें मिला दिया गया? 7वें चरण में। तो ध्यान से सुनना, 7वें चरण में कौन कौन मिला उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। 7वें चरण में मिला गया था अजमेर मेरवाड़ा, ध्यान से समझें, प्लस ये आप थोड़ा एक्स्ट्रा कहीं उतार लेना, आधुनिक राजस्थान का जनक जो कहा जाता है, आधुनिक राजस्थान का जो है जन्मदाता जो है वो किसको कहा जाता है? व्यक्ति मेन कौन है? ठीक है, मोहनलाल सुखाड़ी। अजमेर मेरवाड़ा प्लस आबू देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा। अब ध्यान देना, हमने एक जगह और उठाई है और वो उठाई है एमपी का, मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला जो है, मंदसौर जिला, उसका हमने लिया सुनेल टप्पा। क्या लिया? सुनेल टप्पा। ध्यान देना, यानी कि अपने राजस्थान में किस किस को मिलाया गया? तो अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया, आबू देलवाड़ा बचा हुआ था उसको मिलाया गया, एमपी मंदसौर का सुनेल टप्पा हमने लिया था। और इनको एमपी को राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र दे दिया, सिरोंज क्षेत्र दिया। किसको दिया? मध्य प्रदेश को दिया। ध्यान से समझे, यानी कि अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और ये तो मिलाया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला है, ठीक है, वहां का सुनेल टप्पा गांव जो क्षेत्र है वो राजस्थान में मिला दिया गया। सुनेल टप्पा हमने एमपी से लिया। आज की तारीख में सुनेल टप्पा झालावाड़ जिले में है। कहां पर है? झालावाड़ जिला यहां पर आता है, झालावाड़ जिले में सुनेल टप्पा है। और हमारा राजस्थान का जो सिरोंज क्षेत्र था, ये भी झालावाड़ कोटावाड़ा जो बेल्ट है झालावाड़ क्षेत्र में आता था, इस सिरोंज को मध्य प्रदेश में दे दिया। आंटे साटे करते ही नहीं करते हैं, आंटे साटे वैसे देना दिया और लिया। तो हमने तो सिरोंज क्षेत्र तो दे दिया और सुनेल टप्पा हमने ले लिया। तो ऐसे कर करके जो राजस्थान का 7वां चरण बना अंतिम रूप से कंप्लीट हुआ। और किसके आयोग की सिफारिश के आधार पर? फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब और ध्यान से सुने, अब बाद में जो हैं ये तीनों पद समाप्त कर दिए गए। महाराज प्रमुख, उपराज प्रमुख और राज प्रमुख, ये पद क्या हो गए? समाप्त कर दिए गए। तो ध्यान रखना, आपके प्रश्न आएगा एकीकरण के किस चरण में महाराज प्रमुख, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख पद समाप्त कर दिए गए? तो 7वें चरण में। अब उपराज प्रमुख का कोई लेना देना नहीं है, महाराज प्रमुख का कोई लेना, राज प्रमुख पद की जगह नया पद बना दिया गया। और राज प्रमुख पद जो था, कौन सा? राज प्रमुख पद, इस राज प्रमुख पद की जगह नया पद बनाया गया और उस नए पद का जो है राज्यपाल। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में नव सृजित राज्यपाल पद कब बनाया गया? तो एकीकरण के 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को। संविधान के किस संशोधन के आधार पर? तो संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 7वें संविधान संशोधन। ध्यान देना, 7वें संविधान संशोधन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 7वें संविधान संशोधन के आधार पर राज प्रमुख की जगह
कौन सा पद सृजित किया गया? राज्यपाल पद। और राजस्थान के पहले राज्यपाल, सबको पता होगा, गुरुमुख निहाल सिंह जी जो थे राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। तो ये राज्यपाल सृजित किया गया था पहला। समझ में आ गया? तो छठे चरण में तो प्रधानमंत्री का पद समाप्त करके मुख्यमंत्री का पद प्रारंभ किया गया, और सातवें चरण में राज प्रमुख, ये पद सारे समाप्त कर दिए गए, मैंने तीनों बताए, और राज प्रमुख की जगह नया राज्यपाल पद बनाया गया सातवें संविधान संशोधन के तहत। और सातवें चरण में अजमेर मेरवाड़ा आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा आबू देलवाड़ा और सुनील टप्पा मध्य प्रदेश का तो राजस्थान में मिला दिया गया, और राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया, और सिरोंज राजस्थान में झालावाड़ क्षेत्र में आता था जो दिया, और सुनील टप्पा जो हैं आज की तारीख में झालावाड़ में हैं। एकीकरण के ये सातों चरण कंप्लीट हुए, और इसी प्रकार हमारा राजस्थान जो है वो एक हो गया। और राजस्थान को एक करने में सबसे ज़्यादा बड़ा श्रेय जाता है वो सरदार पटेल को, और सरदार पटेल का कौन सा था? रियासती सचिवालय, जिसका एक ही काम था सभी रियासतों का विलयकरण किया जाए। मैं वापस बोल रहा हूँ, सबके समझ में आ गया होगा, आशा है, और कोई डाउट हो तो लेके आना। मैं एक चीज़ वापस रिपीट कर रहा हूँ, एकीकरण के प्रथम चरण में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एकीकरण के प्रथम चरण में मैंने आपको उपराज प्रमुख में, ठीक है, अलवर के शासक तेज सिंह पढ़ा दिया था, लिख दिया था, उसको आप करौली का शासक जो लिखा हुआ है ना, उपराज प्रमुख करौली शासक गणेश पाल लिख देना, करेक्शन कर देना। ये मेरी मिस्टेक थी, पढ़ाते समय ध्यान नहीं रहा, ठीक है। फिर भी जो है आपको और भी कोई डाउट हो तो लेके आए। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, और मुझे इस क्लास का, मेरी ये आज एकीकरण का चरण कंप्लीट हुआ, इस क्लास का आप मुझे फीडबैक जरूर देना, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल के, कोई कमी वैसी रह गई हो, कोई और लाइन छूट गई, मैंने प्रयास किया, छोड़ा कुछ भी नहीं, फिर भी होगा जो देखा जाएगा, ठीक है। आपको क्लियर कराऊंगा, डाउट लेके आए, जितने ज़्यादा डाउट लाएंगे उतने ज़्यादा मैं आपको क्लियर कराने का प्रयास करूंगा, और आपका जीके और आगे से आगे आपको जीके का नॉलेज बढ़ेगा, एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, वंदे मातरम। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।